मीठी छुरी। चंचला भाभी के स्वभाव में जरूरत से कुछ ज्यादा मिठास थी, जो शुरू से ही मेरे गले कभी नहीं उतरी। लेकिन घर का हर सदस्य उनके इस स्वभाव का मुरीद था। वैसे भी हर कोई चाहता है कि उसके घर में गुणी, सुघड़, सबका ख्याल रखने वाली और मीठे बोल बोलने वाली बहू आए। हुआ भी ऐसा ही। चंचला भाभी को पाकर मां और बाबूजी दोनों निहाल थे। बल्कि धीरे धीरे चंचला भाभी का जादू ऐसा चला कि मां और बाबूजी नवीन भैया से ज्यादा उनकी पत्नी यानी चंचला भाभी को प्यार और मान देने लगे। कभी बुलंदियों को छूने का हौसला रखने वाले, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाले नवीन भैया अपनी ही पत्नी के सामने फीके पड़ने लगे। मेरे 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे मयंक भैया, फिर सुनंदा दी, उसके बाद नवीन भैया और सबसे छोटी थी मैं। हम चारों भाई बहनों में शुरू से ही नवीन भैया पढ़ने में सबसे होशियार थे, इसलिए घर के लोगों को भी उनसे कुछ ज्यादा ही आशाएं थी। आशा के अनुरूप नवीन भैया पहली बार में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा में चुन लिए गए और उस दौरान मौखिक परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए थे, जब एक शादी में उनकी मुलाकात चंचला भाभी से हुई। निम्न मध्यवर्गीय परिवार की साधारण से थोड़ी सुंदर दिखने वाली चंचला भाभी को नवीन भैया में बड़ी संभावनाएं दिखी, या वाकई प्यार हो गया किसे मालूम। लेकिन नवीन भैया उनके प्यार के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने अपना पूरा कैरियर ही दांव पर लगा दिया। उनसे शादी करने की ऐसी जिद ठान ली कि उसके आगे झुककर उनकी मौखिक परीक्षा के तुरंत बाद उनकी शादी चंचला भाभी से कर दी गई। शादी के बाद भाभी ने घर वालों से बहुत जल्द अच्छा तालमेल बना लिया, लेकिन नवीन भैया को पहला झटका तब लगा जब भारतीय प्रशासनिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आया। आईएएस तो दूर की बात, उनका तो पूरी लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। अब उन्हें अपना सपना टूटता नजर आया। वे चंचला भाभी को मां बाबूजी के सुपुर्द कर नए सिरे से अपनी पढ़ाई शुरू करने दिल्ली चले गए। नवीन भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 3 बार शामिल हुए, हर बार असफल रहे। भैया हतप्रभ थे। बार बार की इस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया। जिन नौकरियों को कभी नवीन भैया ने पाकर भी ठोकर मार दी थी, अब उन्हीं को पाने के लिए लालायित रहते, कोशिश करते, पर हर बार असफलता हाथ आती। जब किसी काम को करने से पहले ही आत्मविश्वास डगमगाने लगे, तो सफलता प्राप्त करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ यही हो रहा था। नवीन भैया पटना लौट आए थे। यहां भी वे नौकरी की तलाश में लग गए। कहीं कुछ हो नहीं पा रहा था। बाबूजी उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के बदले उन्हें हमेशा निकम्मा, कामचोर और न जाने क्या क्या कहते रहते। प्रतिभाशाली लोगों को चाहने वालों की कमी नहीं होती और उनसे ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं होते। होता यह है कि जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कामयाबी की राह नहीं पकड़ पाता, तो उसके चाहने वाले उससे मुंह मोड़ने लगते हैं और ईर्ष्या करने वाले ताने कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। नवीन भैया से जलने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मौका मिल गया उन पर तरह तरह के व्यंग्यबाण चलाते रहने का। उनकी असफलता से आहत उनके अपने भी उन्हें जब तब जलीकटी सुनाने लगे। पास पड़ोस के लोग तो अक्सर उन्हें कलेक्टर बाबू का उनके जले पर नमक छिड़कते, जिसे सुन एक बार नवीन भैया तो मरने मारने पर उतारू हो गए थे। जब बाबूजी को इस घटना के बारे में मालूम हुआ, तो वे क्रोध में अंधे हो उन्हें बेशर्म और नालायक जैसे अपशब्दों से नवाजते हुए मारने तक दौड़ पड़े थे। पूरी तरह टूट चुके नवीन भैया देर तक ड्राइंग रूम के एक कोने में सुबक सुबक कर रोते रहे थे। उनका तो आत्मविश्वास के साथ जैसे स्वाभिमान भी खत्म हो रहा था। दूसरे ही दिन नौकरी की तलाश में जाने के लिए उन्होंने बाबूजी से ही रुपए मंगवाए थे। भाई की दुर्दशा से आहत बड़े भैया ने दूसरा कोई रास्ता न देख समझा बुझाकर उनका दाखिला ला कॉलेज में करवा दिया। नवीन भैया के ऐसे कठिन समय में उनका साथ देने के बदले चंचला भाभी मां और बाबूजी के पास बैठी उन्हें कोसती रहती और आंसू बहाती रहती, जिससे उन लोगों की पूरी सहानुभूति बहू के साथ होती चली गई और नवीन भैया के लिए उनके अंदर गरम लावे की तरह उबलता गुस्सा ही बचा रह गया था। क्षणिक आवेश में लिए गए जीवन के गलत फैसले ने नवीन भैया को कहां से कहां पहुंचा दिया था। विपरीत परिस्थितियों के शिकार
नवीन भैया के मन की स्थिति समझने के बदले जब तब उनके जन्मदाता बाबूजी ही उनके विरुद्ध कुछ न कुछ बोलते रहते। वे अपनी सारी सहानुभूति और वात्सल्य चंचला भाभी पर न्यौछावर करते और अपनी सारी नफरत नवीन भैया पर उड़ेलते। चंचला भाभी ने अपनी मीठी जबान और सेवाभाव से सास ससुर को अपने हिसाब से लट्टू की तरह नचाना शुरू कर दिया था। वे जो चाहती, जैसा चाहती, माम बाबूजी वैसा ही करते। नवीन भैया वकालत पास कर कोर्ट जाने तो लगे, पर उनकी वकालत ढंग से चल नहीं पा रही थी। पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती। इस दौरान उनके दो लड़के भी हो गए, अंश और अंकित। शुरू से ही बड़ी होशियारी से चंचला भाभी अपने दोनों बच्चों को नवीन भैया से दूर अपने अनुशासन में रखती। बात बात में जहर उगलकर बच्चों के मन में पिता के प्रति उन्होंने इतना जहर भर दिया था कि अपने पिता की अवज्ञा करना उनके दोनों बेटों के लिए शान की बात थी। घर के बड़े ही जब घर के किसी सदस्य की उपेक्षा करने लगते हैं तो क्या नौकर, क्या बच्चे, कोई भी उसे जलील करने से नहीं चूकता। अंश और अंकित पूरी तरह बाबूजी के संरक्षण में पल बढ़ रहे थे, पर उनका रिमोट कंट्रोल हमेशा चंचला भाभी के पास रहता। नवीन भैया तो अपने बच्चों के लिए भी कोई फैसला लेने से वंचित हो गए थे। धीरे धीरे उनके अंदर भी एक विरक्ति सी उत्पन्न होने लगी थी। अब वे देर रात तक यहां वहां घूमते रहते, घर आते बस खाने और सोने के लिए। घर के लोग चंचला भाभी की चाहे जितनी बड़ाई करें, पर मैं जब भी उनके स्वभाव का विश्लेषण करती, मुझे लगता कुछ है जो सामान्य नहीं है। चंचला भाभी की जरूरत से ज्यादा फर्ज निभाने का उत्साह मेरे मन में संशय भरता। मैं अक्सर मां से कहती, मां, ज्यादा मिठास की आदत मत डालो, कहीं तुम्हें डायबिटीज ना हो जाए। मेरी बातें सुनते ही बड़ों की आलोचना करने के लिए मां 10 नसीहतें सुना देती। ये चंचला भाभी के मीठे वचनों का ही असर था, जो मयंक भैया, अंश और अंकित को भी अपने तीनों बच्चों में शामिल कर अपने बच्चों की तरह पढ़ाते लिखाते और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते। पर्व त्योहार में जैसी साड़ी भैया भाभी के लिए खरीदते, वैसी ही साड़ी चंचला भाभी के लिए भी खरीदते। वैसे भी मां की मयंक भैया को सख्त हिदायत थी कि कपड़ा हो या और कोई दूसरी वस्तु, दोनों बहुओं के लिए एक समान होनी चाहिए। भैया भी मां की इस बात का मान रखते। वैसे चंचला भाभी भी कुछ कम नहीं थी। जब तक बड़ी भाभी के कीमती सामान पर भी मीठी छुरी चलाती रहती। कभी कहती, हाय भाभी, कितने सुंदर कर्णफूल आपने बनवाए हैं, इन पर तो मेरी पसंदीदा मीनाकारी है। मैं तो इनके कारण लाचार हूं। इन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों को भी मेरे लिए दुर्लभ बना दिया है। जट बड़ी भाभी अपना बड़प्पन दिखाती, अरे नहीं चंचला, इतना मायूस मत हो, तू इन्हें रख ले, मैं अपने लिए दूसरे बनवा लूंगी। पहले वे मना करती, नहीं नहीं भाभी, मैं भला इन्हें कैसे ले सकती हूं, ये आपने अपने लिए बनवाए हैं। बड़ी भाभी जब जिद कर उन्हें थमा ही देती, तब बोलती, मैं खुश हूं कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। भला इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके दिल आपके जैसे सोने के हैं। आप मुझे छोटी बहन मानती हैं तो पहन ही लूंगी। चंचला भाभी की तारीफ सुनकर बड़ी भाभी फूलकर कुप्पा हो जाती। सुनंदा दी जब भी चेन्नई से आती, सबके लिए साड़ियां लाती। यह सोचकर कि नवीन तो शायद ही चंचला के लिए अच्छी साड़ी ला पाता होगा, सबसे पहले चंचला भाभी को ही साड़ी पसंद करने को बोलती और चंचला भाभी अक्सर दो साड़ियों के बीच कंफ्यूज हो जाती कि कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी है। तब सुनंदा दी इसका हंसकर समाधान निकालती, तुम दोनों ही साड़ियां रख लो। जितना जादू चंचला भाभी के मधुर वचनों का घर के लोगों पर बढ़ता जा रहा था, उतना ही नवीन भैया अपने घर में बेगाने होते जा रहे थे। नवीन भैया की शादी के समय बाबूजी ने छत पर एक कमरा बनवाया था। उसी कमरे में नवीन भैया और चंचला भाभी रहते थे। जब भाभी नीचे का काम खत्म कर सोने जाती, तब सीढ़ियों से दरवाजा बंद कर लेती। एक बार देर रात तक पढ़ते पढ़ते मैं बुरी तरह थक कर आंगन में आ बैठी। सामने सीढ़ियों का दरवाजा खुला देख मैं ठंडी हवा का आनंद उठाने छत पर आ गई। तभी चंचला भाभी की कर्कश और फुफकारती हुई धीमी आवाज सुन, जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। नवीन भैया को चंचला भाभी किसी बात पर सिर्फ डांट ही नहीं रही थी, अब शब्द भी बोल रही थी। फिर धक्का मुक्की की आवाज सुनाई पड़ी। उसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा। मेरा तो यह हाल हो गया था
कि काटो तो खून नहीं, अचानक नवीन भैया दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। कमरे से आती धीमी रोशनी में भी मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके बाल बिखरे और कपड़े जगह जगह से फटे हुए नजर आ रहे थे। अपने हाथ से रिश्ते खून को अपनी शर्ट के कोने से साफ करने की कोशिश करते नवीन भैया को देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा कलेजा छाक कर दिया हो। मेरी उपस्थिति से अनजान चंचला भाभी ने फटाक से दरवाजा बंद कर लिया और नवीन भैया सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तभी सीढ़ियों पर जलते बल्ब की रोशनी में हम दोनों की आंखें टकराई। भैया मुझे विवश दृष्टि से देख तेजी से आगे बढ़ गए। हमेशा से सहनशील रहे नवीन भैया का चेहरा उस समय इतना दयनीय दिख रहा था कि वहां खड़ी मैं हर पल शर्म के बोझ तले दबती जा रही थी। इन्हीं चंचला भाभी की लोग मिसाल अच्छी बहू के रूप में देते हैं, जिन्होंने अपने पति को इस कदर प्रताड़ित करने के बाद भी दुनिया भर में उन पर तरह तरह के आरोप लगा उनको बदनाम कर रखा था। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। परिवार के लोगों पर तो अभी भाभी का जादू छाया हुआ था। मेरी कौन सुनता। उन्हीं दिनों मयंक भैया का ट्रांसफर रांची हो गया था। संयोग से उसी साल मुझे भी रांची मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैं पटना से रांची आ गई। मयंक भैया के पटना से हटते ही बाबूजी की चिंता नवीन भैया के परिवार के लिए कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। अभी तक बड़े भैया एक परिवार की तरह सबको संभाले हुए थे। घर से बाहर निकलने पर कई तरह के खर्चे बढ़े, फिर भी अंश और अंकित की पढ़ाई का पूरा खर्च भेजते रहे। लेकिन बाबूजी संतुष्ट नहीं थे। वे नवीन भैया के परिवार की निश्चित आय की व्यवस्था करना चाहते थे। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उन्होंने उस मार्केट कॉम्प्लेक्स को मयंक भैया के मना करने के बावजूद चंचला भाभी के नाम कर दिया। मयंक भैया चाहते थे कि वह मार्केट कॉम्प्लेक्स नवीन भैया के नाम हो, लेकिन बाबूजी के लिए तो नवीन भैया एक गैर जिम्मेदार और निकम्मे इंसान थे। उनकी बहू ने उनके दिमाग में यह बात बिठा दी थी। मयंक भैया के हटते ही चंचला भाभी ने माम बाबूजी की जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी सारी आमदनी भी अपनी मुट्ठी में कर ली थी। फिर भी हम सभी चंचला भाभी के इस तरह सब कुछ संभाल लेने से माम बाबूजी की तरफ से चिंता मुक्त हो गए थे। अक्सर बाबूजी मयंक भैया को फोन कर नवीन भैया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अवगत कराते रहते। इतने दिनों बाद भी बाबूजी ये नहीं समझ पा रहे थे कि नवीन भैया को फटकार के बदले अपनों के प्यार और सहानुभूति की कितनी जरूरत है। वह जनवरी की ठिठुरती शाम थी। हम सभी शाम होते ही उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए एक कमरे में आग जलाकर बैठे गपशप कर रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही मां ने रोते रोते बताया, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मां को आश्वस्त कर हम फौरन पटना के लिए रवाना हो गए। नवीन भैया द्वारा बताए पते पर सीधे अस्पताल पहुंचे। वार्ड के बाहर ही नवीन भैया और मां बैठे मिले। चंचला भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। हम लोगों को देख मां को थोड़ी तसल्ली हुई। जब मयंक भैया ने चंचला भाभी के बारे में पूछा तो उस चिंता, दुख, अनिश्चितता और भय की स्थिति में भी जो कुछ मां ने सुनाया, सुनते ही जैसे हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। किंकर्तव्य विमूढ़ बने। हम सब मां की बातें सुनते रहे। आएंगे, गाड़ी आगे बढ़ी। अब मेरे बोलने की बारी थी आप लोगों को। चंचला भाभी पर अटूट विश्वास करते देख मैं हमेशा खामोश रही, वरना मैं तो शुरू से ही उन्हें अच्छी तरह समझ रही थी। जो जितना उनकी मीठी वाणी का मुरीद हुआ, उसके गले पर उनकी मीठी छुरी उतनी ही तेज चली। आप लोगों के तो फिर भी धन संपत्ति पर ही उनकी मीठी छुरी चली। जरा नवीन भैया की सोचिए, जिनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। किसी के पास अब इस बात का भला क्या जवाब था। सब मीठी छुरी के मारे हुए थे। सबको राहत इस बात की थी कि चलो घाव भले हुआ, प्राण तो बचे। शायद इसीलिए उस विषम परिस्थिति में भी सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई।